नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसने पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के मीडिया और साइबर के जो लॉज हैं, साइबर स्पेस के जो लॉज हैं, उसके हवाले से बहुत से सवालात को जन्म दिया है। ये डेवलपमेंट वो है जब न्यूज़ ऑनलाइन के फाउंडर, एडिटर, प्रोप्राइटर मोहसिन बेग के घर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस ने एक रेड किया, जहां पे मोहसिन बेग की गिरफ्तारी तो अमल में आई ही, लेकिन उससे पहले मोहसिन बेग जुनूनी अंदाज में FIA के एक ऑफिशियल को ज़दुकूब करते नजर आए। वहां उन्होंने फायरिंग भी की, जिससे बताया जाता है कि एक सरकारी एहलकार, पब्लिक ऑफिशियल जख्मी भी हुआ। ताहम FIA का कम अज़ कम ये कहना है कि मोहसिन बेग के खिलाफ ये कार्रवाई उस FIR के नतीजे में हुई जो फेडरल कम्युनिकेशन मिनिस्टर मुराद सईद साहब ने दर्ज करवाई। ये FIR लाहौर में आज सुबह दर्ज हुई और ये FIR दर्ज हुई प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत। याद रहे कि मोहसिन बेग माजी में तहरीक इंसाफ के हुक्मरान जमात के बहुत बड़े सपोर्टर भी रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो हुक्मरान जमात उसकी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ खासी सख्त और बल्कि काबिल एतराज़ और कई दफ़ा इखलाक से गिरी ज़ुबान इस्तेमाल करते टेलीविज़न प्रोग्राम्स में नज़र आए हैं। चंद दिन पहले एक ऐसे ही प्रोग्राम में उनके जुमलों को मुराद सईद साहब के ख़िलाफ़ खासा काबिल एतराज़ और इखलाक से गिरा हुआ पाया गया और यही इस FIR का मतन है जिस FIR को बेसिस बनाया FIA ने अपने एक्शन के हवाले से। FIA ने इस हवाले से जो प्रेस रिलीज़ की, उन्होंने जिसका हवाला दिया गया FIR 34/22, उसमें FIA का ये कहना था कि अदालत से इस रेड की एक इजाज़त भी हासिल की गई, लेकिन अब से 1 या 2 घंटे पहले एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने इस पे जो अपना वर्डिक्ट दिया है उसमें ये SHO को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया और अदालत ने, एडिशनल सेशन जज का ये फैसला कहता है कि FIA ने ना तो परमिशन ली थी, ना उसका एक्शन कानूनी था और यूँ इकदाम जो था वो गैर कानूनी हुआ। ताहम मोहसिन बेग गिरफ्तार हैं क्योंकि उन्होंने अब पुलिस या FIA के एहलकार पर उन्होंने तशद्दुद भी किया, उन्होंने गोलियां भी चलाई। एक सवाल जो डिस्टर्ब करे, गिरफ्तारी तो हो सकती थी, इस पर तो कोई शक ही नहीं है कि जो कुछ उस टेलीविज़न प्रोग्राम में कहा गया वो काबिल एहतराज़ था और वो पीका की इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की जद में आता था। ताहम जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है जहनों को वो ये है कि क्या पीका के तहत होने वाली FIR में FIA और पुलिस किसी के घर पे रेड कर सकती है या ये इस किस्म का कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिस पे इस किस्म का एक्शन सरकारी महकमे जो हैं वो उठा सकते हैं। ये चंद अहम सवालात हैं और हमें ये भी देखना है कि आखिर साइबर क्राइम की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, उसको भी हम साइड पे डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तहरीक इंसाफ की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं। फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ हैं, वार्म वेलकम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब फ़ोन पे मेरे साथ हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, कमेंटेटर, एडिटर, ऑथर ओवैस तौहीद साहब भी मेरे साथ हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए, और इसी तरह से बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता जिनका पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो एक्ट है पीका उस पर उनको बहुत दस्तरस है, वो भी मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। मैं अगर फ़ारूक हबीब साहब से शुरू करूँ, फ़ारूक हबीब साहब, एडिशनल सेशन जज ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि FIA के पास इस किस्म का हाउस रेड करने की इजाज़त नहीं थी। हम ये तो डिनाई कर ही नहीं रहे कि मोहसिन बेग ने जिस किस्म के चंद दिन पहले टेलीविज़न प्रोग्राम में मुराद सईद के हवाले से जुमले कहे वो काबिल एतराज़ थे, वो अखलाक से गिरे हुए थे, इस पर कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। लेकिन FIA ने इस किस्म का एक्शन कभी किया ही नहीं किसी के घर में जाने का। इससे पहले भी कंप्लेंट्स आती रही हैं, लेकिन FIA ने नोटिस दिए, समन्स दिए, लोगों को बुलाया, एक्शन वैसे FIA ने कुछ किया ही नहीं, वो भी FIA की कमज़ोरी है। लेकिन जो कुछ आज हुआ इसको आपकी हुकूमत कैसे डिफेंड करती? ये देखें, बात ये है, ये तो एक प्राइवेट कंप्लेनेंट हैं मुराद सईद, उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो FIA ने FIR दर्ज की है जो पीका का सेक्शन 20 है, 21D जो है ये नाकाबिले दस्तअंदाजी यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो 21D है, उसके तहत उन्होंने FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करके उन्होंने जो है वो कार्रवाई की है। और अगर आप पीका का ही उनके रूल्स पढ़ें, पावर्स पढ़ें, तो जो उसका सेक्शन 5 है उसके तहत जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, IO है, वो जाकर गिरफ्तारी भी अमल में लेकर आ सकता है, वो सर्च भी कर सकता है, प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकता है। पूरा कानून उस हवाले से जो बड़ा वाज़ेह है, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है सेक्शन 5, इसका जो है वो आप पार्ट 2 पढ़ लें, पार्ट 3 पढ़ लें, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो है वो पावर्स हैं।
इसके अलावा जो है ये पीका का सेक्शन 21D पड़ा हुआ है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके तहत गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरा, मेरी ये समझ से बालातर है कि आप ये डिस्कस करना शुरू कर दें कि जनाब अगर कोई FIR दर्ज हो गई है और FIR के बाद गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है, वो 9 बजे अगर हो गई है तो 10 बजे भी लाई जा सकती है। अब किसी कानून में ये तो नहीं लिखा हुआ कि FIR दर्ज होगी अगर 9 बजे तो गिरफ्तारी आप 1 बजे करेंगे, और उस वक्त जो है वो सूरज अपनी फुल आबोताब के ऊपर जो है वो चमक रहा होगा, और जिन लोगों ने वहाँ गिरफ्तारी करने जानी है उनके कद भी जो है वो 6-6 इंच के होंगे। ऐसी कोई चीज़ जो है वो किसी एट्रीब्यूशन के साथ, टाइम के साथ, फिजिकल अपीयरेंस के साथ या किसी सर्टन इन्वायरमेंट के साथ एट्रीब्यूट नहीं की गई कानून के अंदर। तो उन्होंने गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई, लेकिन आगे से जो मुज़ाहमत हुई उस मुज़ाहमत को देखकर मुझे कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। ऐसी मुज़ाहमत यहाँ तो टेररिस्टों की तरफ से होती है, ऐसी मुज़ाहमत जो है वो पुलिस के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ जो है वो रॉबर्स की जानिब से होती है। हमने किसी आम शहरी को, किसी जर्नलिस्ट को ऐसा करते नहीं देखा। वहां पर सरेआम ओपन फायरिंग की गई, इर्द गिर्द लोग मौजूद, लेकिन उनका कहना, उनके घर वालों का कहना यह है कि सुबह सुबह वो सोए पड़े थे तो उनको ये पता ही नहीं था कि लोग चूंकि सादा ड्रेस में आए। वहां से फरूख हबीब साहब ये आर्गुमेंट है जो आपने देखा होगा अखबारों में छप चुका है, देखें उनके अहले खाना का ये कहना है नहीं, देखें ये जो हमारी सिविल समझ आई कि पुलिस FIA है चूंकि उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। नहीं, देखें उन्होंने तारुफ भी उनको करवा दिया, सब कुछ हो गया। जो उन्होंने किया नामुनासिब अमल उन्होंने किया, अपने आप को उनको डिफेंड करने के लिए मैं समझता हूं कि कानून का रास्ता मौजूद था। आप देखें ना, अब भी तो उनकी टीम ने जाकर ये एडिशनल सेशन जज को जो उन्होंने रिट दायर की है डिटेंशन के हवाले से, उनकी कानूनी टीम ने की है ना। कानूनी रेमेडी को उन्होंने उसी टाइम उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया। आप देखें कि विद इन मिनट्स, मैं आवर्स नहीं कहूँगा, विद इन मिनट्स रिट भी दायर हो जाती है, अदालती बैलफ भी आ जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इट्स मीन द पर्सन इज रिसोर्सफुल, उसके पास इतने वसाइल हैं, उनकी इतनी टीम है कि वो उसको देख सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। खुदा ना खास्ता किसी भी जानिब से अगर कोई और फायर हो जाता, किसी की जान चले जाती तो, लेकिन एडिशनल सेशन जज ने यही कंक्लूड किया है कि FIA ये रेड नहीं कर सकती थी हाउस रेड। आपके नॉलेज में होगा ये फरूख हबीब साहब? नहीं, मैंने एडिशनल सेशन जज ने ये कंक्लूड किया कि FIA ये रेड नहीं कर सकती। नहीं, उसके ऊपर डॉक्टर साहब बात ये है, दो चीजें हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि FIA उसके ऊपर अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर देगी। जिस तरह मुराद सईद एक वफाकी वजीर हैं, तो वफाकी वजीर भी एक आम शहरी भी है, उसको भी आइन के अंदर वही हकूक हासिल हैं जो आपको हासिल हैं, आपके प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स को हासिल हैं। कल को आपके साथ किसी और के साथ होता है, आप इसी सेम कानून के तहत अपनी कार्रवाई करवा सकते हैं। अब PMLN की एक MPA थी हालिया दिनों में, मरियम नवाज के राइट लेफ्ट के ऊपर खड़ी होती है, मैं नाम नहीं लेता उनका, उनकी जो नाजेबा तस्वीर फोटोशॉप करके उनके साथ एट्रीब्यूट करके सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई, उसके ऊपर उनकी दरखास्त आई। FIA ने उसी तरीके से कार्रवाई की, अग्रेसिवली कार्रवाई की और उनको आइडेंटिफाई किया। क्योंकि अगर कोई हमारे माशरे के अंदर गैर अखलाकी या कोई इस किस्म का मामला करने की कोशिश करता है तो हम सबको उसको डिस्करेज करना चाहिए। जिस तरह आपने प्रोग्राम के कंटेंट को इंडोर्स नहीं किया और जिस किताब का वो हवाला दे रहे थे उस किताब को लिखने वाली खुद माफिया मांगती फिर रही है लंदन के अंदर, जुल्फी से, अनिल मुशर्रफ से, उसके कंटेंट के ऊपर। सही, तो फिर आपने जो है वो मैं ये काम नहीं करना चाहिए था। उनके पास और बहुत सारी चीजें हैं। बतौर सहाफी आप कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करें, बतौर सहाफी करंट अफेयर का शो है ना, काबिले एतराज पे तो अखलाकियात का शो तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है कि कमेंट्स काबिले एतराज थे, इखलाक से गिरे हुए थे। मुझे जरा इसमें शाइक उस्मानी साहब को, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब को लाने दीजिए। जस्टिस साहब, आपकी ज़ाहिर बड़ी गहरी नज़र है। यहाँ जो परेशानी की बात है कि क्या पीका के कवानीन के तहत FIA और पुलिस इस तरह से हाउस रेड कर सकते हैं? मर्डर नहीं है, टेररिज्म का केस नहीं है, बंदा दौड़ नहीं सकता है, यहाँ समन करना, नोटिस होना चाहिए कि आप घर में चले जाएंगे अरेस्ट करने? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ऑफेंस की बात कर रहे हैं क्या वो पीका के तहत आता है कि नहीं आता है। जहाँ तक कि मुझे मालूम है ये कोई टीवी पे प्रोग्राम था जिसमें कि कोई बात कही गई, ये मोहसिन बेग ने कोई बात कही और वो उसके बाद ये सब कार्रवाई उसके बाद हुई और पीका के तहत कानून के एक FIR लॉन्च की गई।
तो पहली बात तो ये है कि एफआईआर लॉन्च हो सकती थी कि नहीं, क्योंकि अगर उसने कोई टीवी के प्रोग्राम में उसने कोई बात कही थी सर, तो वो पीका के तहत नहीं आती। वो इसलिए कि सोशल मीडिया पे चले जाते हैं सारे टीवी प्रोग्राम। जी जी, टीवी प्रोग्राम्स जो हैं वो उस पर नहीं आते। टीवी प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो है उसके टीवी के प्रोग्राम उसमें नहीं आते। अच्छा, नहीं आते। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक जो क्राइम्स हैं वो आते हैं ये नेट पे जो चीजें होती हैं। लेकिन नेट पे जाते हैं ना सर ये प्रोग्राम, यूट्यूब पे। नेट पे जाए बाद में, लेकिन इनिशियली तो वो टीवी प्रोग्राम था। वो तो वो जब टीवी प्रोग्राम था वो तो लाइव ट्रांसमिशन भी चल रही होती है, ये लॉन्च हो नहीं सकती यकीनन। अगर ऐसी हरकत की है, अगर मोहसिन बेग ने ऐसी हरकत की है तो यकीनन आप उसके वो फिर ये कर सकते हैं कि आप उनके खिलाफ वो डेफेमेशन का सूट फाइल कर दें, डैमेजेस क्लेम कर लें, सब कुछ कर लें। लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट जो बताया गया और रेड की गई, ये किया गया, वो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में ज्यादती हो गई। ये एक एक्सेप्शनल चीज़ हो गई है। जैसे साहब मेरे साथ रहिए, मैं ज़रा इस पर एक सेकंड ओपिनियन में ले लूँ। बैरिस्टर अहमद पंसोता, आपने पीका के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, आप इसके हवाले से लिख भी रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। ये जो टेलीविज़न प्रोग्राम है जो यूट्यूब पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, क्या इस पे पीका का अतलाक होता है या नहीं होता, जैसे जस्टिस शाइक उस्मानी कह रहे हैं? मैं जी बड़ा एहतराम से जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से थोड़ा सा यहाँ डिसएग्री करना चाहूँगा कि जितने भी टीवी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे जब अपलोड हो जाते हैं ऑन सोशल मीडिया, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एफआईआर का मतन देखें तो उस एफआईआर के मतन में ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी इट वाज सर्फेस्ड कि सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम चीज़ें फ्लोट की गई। सो जब वो सोशल मीडिया में आते हैं तो उसके एम्बिट में आ जाते हैं और उस पर बेतहाशा एफआईआर्स भी हैं, हमारी हाई कोर्ट की बेल के तनाजुर में जजमेंट्स भी हैं। मैं मोहित साहब यहाँ पर जो एक चीज़ आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ, इस सारे डिबैकल में अगर आप देखें तो जब ये स्टार्ट होता है, ये सारे का सारा स्पेशल केस है, क्योंकि ये जो कंप्लेनेंट हैं इसमें वो एक वफाकी वजीर हैं, उनकी 16 को इंक्वायरी शुरू होती है और साथ ही एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, जो कि आई थिंक एक आम पाकिस्तानी को ये प्रिविलेज अवेलेबल नहीं है। 2 एफआईए का लॉ ये क्लियरली कहता है कि आप डायरेक्टली एफआईआर दे सकते हैं, लेकिन एफआईए के लॉ में और पुलिस के लॉ में बुनियादी फ़र्क ये है कि आप तफ्तीश किए बगैर या इंक्वायरी करके एफआईआर रजिस्टर करते हैं ताकि तमाम हकायक सामने आ जाएं। वो यहाँ पर हुआ हुआ नहीं लगता, वेयर एज एफआईआर में लिखा हुआ है कि इंक्वायरी की गई है, लेकिन एक ही दिन में इंक्वायरी करके साथ ही एफआईआर रजिस्टर होना थोड़ा सा तेज अमल लगता है। अब हम आते हैं गिरफ्तारी वाले मामले पे। गिरफ्तारी के मामले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो हमें इसमें गाइडेंस देता है। उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि एक ऑफेंस हो गया है जो कि कॉग्निजेबल है और आपने अगले ही दिन जाकर आदमी को गिरफ्तार करना है, और वो भी 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके। जस्टिस मंसूर अली शाह की जब रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो बड़ा क्लियरली होल्ड करती है कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का मकसद एक है कि उसकी ट्रायल पर हाजिरी इंश्योर हो सके, अपार्ट फ्रॉम दैट टू रिकवर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम या कोई और चीज़ रिकवर करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए उसकी गिरफ्तारी मतलूब, उसका कोई कानून में जवाज़ मौजूद है ही नहीं। सो ये सारा एक्शन जो हुआ, उसके बाद मोहसिन बेग साहब के एक्शन पर आते हैं कि जब आपके घर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आ गई है, आपको अरेस्ट करने आए हैं, उन्होंने आपको इत्तला दे दी है, तो जो आपने आगे से रिएक्शन दिया है वो तो बिल्कुल ही कानून के हर तरह मुतरादिफ है, खिलाफ है उसके बिल्कुल, क्योंकि कानून की किसी तरह वो किसी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। तो दैट मींस कि अगर कल को मुझे गिरफ्तार करने आए या किसी आम आदमी को गिरफ्तार करने आए तो वो पिस्टल निकाले और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे फायर करना शुरू कर दे। क्या यहाँ पर डेली गिरफ्तारियां अमल में लाई नहीं जाती? हम इन तमाम चीज़ों से एग्री करते हैं कि वी नीड एन अरेस्ट पॉलिसी, पीका के ऑफेंसेस के ऊपर एक तरीका तार मुरतब होना चाहिए, बट जब एफआईए जो कि स्टेट है आपके पास आ चुकी है, आपको अरेस्ट करने के लिए आ चुकी है, यू कैन नॉट शूट एट देम, आपको उनको सबमिट करना होगा। हाँ। ये दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल सही। मैं इस पे भी आऊंगा क्योंकि खासी हजियानी, मैं इस पे फिर आऊंगा, बड़ी हजियानी सी वो सूरत हाल है। वो वीडियो भी जब प्रोड्यूसर्स आपको दिखाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी बरसर्क और इतनी पागलाना किस्म की हरकत जो है वो उन्होंने क्यों की, और उनका ये आर्गूमेंट कि मुझे पता नहीं था कि ये पुलिस या एफआईए, वो कुछ बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। जैसे सब, चूंकि आप सिर्फ प्रोग्राम के पहले हिस्से हमारे साथ हैं, ज़रा क्विकली इस पर आप अपना दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये उसकी एम्बिट पे आते हैं। योर क्विक कॉमेंट बिफोर आई गो टू मिनिस्टर साहब, बिफोर आई गो टू फारूक हबीब साहब, जस्टिस साहब। कि उनका रिएक्शन है, मोहसिन बेग का और उनके फैमिली का रिएक्शन है, वो यकीनन कानून के खिलाफ। ठीक, अगर कोई चीज़ गैर कानूनी होती है तो उसका अजाला जो होता है वो कानून में मौजूद है। आप जो उन्होंने किया वो गए, बाद में रिट फाइल की और उनको रिलीफ मिल गया, तो ये तो यकीनन उनकी गलती है, वो नहीं करना चाहिए था। मेरा कहना ये है कि देखिए, ये तो आजकल तो ये हालत ये है कि कोई भी चीज़ आप कहीं भी रखें वो इंटरनेट पे आ जाती है, कहीं आ जाती है।
लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ को डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का जो चीज़ है वो उसको ख़ास तौर से पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि वो कौन सा क्राइम है। अगर कोई भी चीज़ कहीं भी टीवी पे चलती है और वो बाद में इंटरनेट पे चली जाती है तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत डाल दें तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती हो जाएगी और ये शख्सी आज़ादी और इजहार आज़ादी के खिलाफ होगी और ये मेरे ख्याल में इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, उसको क्लैरिफाई करने। ओवैस वहीद साहब, आप अपना क्वेश्चन रेज करें, फिर मैं फारूक हबीब साहब की तरफ जाता हूं। आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो तवातुर के साथ एक्ट्स हो रहे हैं ये कहानी है बिगड़े हुए घर की और ये बिगड़े हुए माशरे की कहानी है। यहाँ पे कवानीन को साइड करना, एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखना, ये बात अब ऊपर चली गई है। आप देखिए कि गैर जिम्मेदार सहाफत का अमल हुआ तो उसके रिटेलिएशन में आप गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? यानी कि इकरारुल हसन जो मेरे साथ बहुत अरसे काम किया लड़के ने, अगर वो उनका गैर जिम्मेदार एक्ट था इन माय ओपिनियन एडिटोरियल, ये अगर आप उसको देखेंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में कैमरे अगर आप अंदर लेके चले गए, लेकिन रिटेलिएशन में क्या किया कि उनको नेकेड किया गया, टॉर्चर किया गया। आज भी वो स्टाफ के जो मेंबरान हैं वो दर्द में हैं, वो कर्ब के अंदर हैं। तो ये इसका मतलब है कि आपका जो एक्ट था आपने तशद्दुद का सहारा लिया। इसी तरह एक प्रोग्राम के अंदर गैर जिम्मेदार गुफ्तगू होती है इन माय ओपिनियन। अगर गैर जिम्मेदार होती है तो क्या फिर आप उसके एंकर के खिलाफ, गरीदा के खिलाफ एक घटिया ट्रेंड चलाएंगे सोशल मीडिया पे? क्या वो जस्टिफाई करता है? मोहसिन बेग साहब ने अगर गैर जिम्मेदार सहाफत का अगर मुजाहरा किया है तो क्या फिर सुबह ही सुबह आप उनके घर पे रेड करेंगे? आपको पता है कि मोहसिन बेग इज अ नोन एंटिटी। पूरे मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ही वाज अ प्लेयर, ही वाज एक्टिव, प्रोएक्टिव in Islamabad, he is known entity in the corridors of power. खान साहब के ज़माने में भी जब वो आए हैं, उनकी हुकूमत आई है, इसी तरह जरदारी साहब के दौर में भी हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उनका दफ्तर वो खुद बहुत एक्टिव होते हैं। तो नॉन एंटिटी उनको समन किया जा सकता था, उनको बुलाया जा सकता था, उनको डिटेन किया जा सकता था। इस सारे एक्ट की क्या जरूरत थी? मेरा कहने का मकसद है असद तूर की बहुत सारी चीजों से एडिटोरियली में, और आप एग्री नहीं करते होंगे, यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनके घर पे छापा किसने मारा? क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन आई? या अगर कहता हूँ जर्नलिस्ट नहीं होंगे, माजी के जर्नलिस्ट होंगे, अफसार आलम, क्या ये किसने उन पे हमला किया? क्यों कैसे गोली लगी उन्हें? तो ये जो तशद्दुद का रास्ता है, गैर जिम्मेदार साहब, ये बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं। दोनों मैं फारूक हबीब साहब से इसका जवाब लेना चाहता हूं, लेकिन ब्रेक मुझे लेने दीजिए। बड़े सवाल हैं और फारूक हबीब साहब से हम इसका जवाब लेते हैं, लेकिन मेरे साथ रहिए, सारे गेस्ट मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के फौरन बाद आते हैं और फारूक हबीब साहब के पास आते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मुझे जाना है फारूक हबीब साहब के पास, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन, लेकिन फारूक साहब, ओवैस वहीद साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं सिर्फ अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी ओवैस वहीद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद मैं फारूक हबीब साहब। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ जो आर्गुमेंट रेस कर रहा था इस पॉइंट पे कि ये एक गैर जिम्मेदार सहाफत का अगर कोई एक्ट हुआ है या कोई गैर जिम्मेदारी कहीं पे हुई है तो उसके रिटेलिएशन के अंदर या उसके रिवेंज में क्या आप गैर जिम्मेदाराना एक्ट ही से जवाब देंगे, क्या रिवेंज से जवाब देंगे, या तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करेंगे, या कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये तवातुर के साथ जो अब हो रहे वाकयात, वो एक ऐसे माशरे की कहानी है जहाँ पे अदम बर्दाश्त है, जहाँ पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, और उसके अंदर गैर जिम्मेदार सहाफत के जो एक्ट्स हो रहे हैं उसके जवाब में तशद्दुद को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप यकीन कीजिए कि इन सारे एक्ट से एक चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि आप विजिलेंटा जो एक्ट्स है उसको कहीं ना कहीं परवान चढ़ा रहे हैं। जिस तरह लिंचिंग हुई है सियालकोट के अंदर, जिस तरह मियां चुन्नू के अंदर लिंचिंग हुई है, ठीक है, जो ताकतवर है वो अपना तौर पे ज्यादा ताकत के साथ कर ले और कानून की बालेदस्ती ना हो। तो मैं समझता हूं कि हर क्वार्टर से, हर तरफ से, हर शोबे से कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन उसका जिम्मेदार इदारे, रियासत या हुकूमतें इस तरह जवाब नहीं देती। अच्छा,
मैं ठीक है, मैं फरूख हबीब साहब के पास जाता हूं, लेकिन मैं एक चीज सिर्फ जरूर ऐड कर दूं अवैस तौहीद साहब, आपके लिए भी, अहमद पंसोता साहब के लिए भी और तमाम सुनने वालों के लिए भी, कि दूसरी तरफ ये हमें जहन में रखना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं, जैसे जस्टिस शाइक उस्मानी साहब कह रहे थे कि अदालत में जाना चाहिए, डिफेमेशन सूट करना चाहिए, अवैस तौहीद साहब कह रहे हैं अदालतें टोटली इनफेक्टिव हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के लोगों को, यहाँ की रियासत को और हुकूमत के इदारों को किसी भी किस्म की रिलीफ देने में नाकाम नजर आई हैं। अगर गुज़िश्ता 15-20 बरस 30 बरस की तारीख उनकी देखें तो वो एग्जिस्ट तो करती हैं फिजिकली, लेकिन वो कोई रिलीफ किसी भी डायरेक्शन में दे नहीं सकती। ये भी एक इशू है जो एनकरेज करता है कि लोग मामला को अपने हाथ में ले लेते हैं और जिस तरह से इदारे भी शायद ले लेते हैं। फरूख हबीब साहब, योर रिस्पॉन्स। देखिए, मेरा तो बुनियादी तौर के ऊपर मामला है, इस मामले के हवाले से लीगल बहस क्या होनी है क्या नहीं होनी, वो जाहिर बात है FIA ने मुकदमा दर्ज किया है, जो FIA की अदालत है जहां पर ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की जो बनती है जुरिस्डिक्शन, वो सुनेगी। दूसरा मामला ये है कि जो उन्होंने कानून को हाथ में लिया, वहाँ पर जो है एक हरासगी फैली, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे, उस हवाले से जो है वो एंटी टेररिज्म की कोर्ट में 780 लगी है, उसने मामले को सुनना है। मैं थोड़ा जो है वो इस बात से आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर क्या चीज़ है, मामला ये है कि आप को मैंने मिसाल दी कि उस किताब के हवाले से यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप यानी आपकी इवन मीडिया के चैनल्स को ही ले लें, अब वो इतने मोहतात हो गए हैं कि वो कोई ऐसा कंटेंट जिस कंटेंट के हवाले से वो श्योर नहीं है उसकी हकाइक के हवाले से, तो वो उसको गैर मुल्कियों के अंदर यानी इवन बरतानिया के अंदर वो उसको ऑन एयर ही नहीं करते, क्योंकि वहां पर फौरी तौर के ऊपर अदालतों में लाइबल लॉज मौजूद हैं, लेकिन लाइबल लॉज की जो इन्फोर्समेंट है वो इतनी तगड़ी है कि वहां पर कोई पाकिस्तानी अब चैनल अफोर्ड ही नहीं करता कि वो ऐसी चीज को चलाए, और बहुत सारों को जुर्माने वहां पर हुए हैं। इसी तरह वहां पर आपने देखा कि यहाँ पर इतनी लंबी जुबान दराजी होती है, सब कुछ होता है, वहां पर जाकर फिर माफियां देते हैं। यही वजह है कि हमने पिछले दिनों एक कोशिश शुरू की और उसको पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया। उसके ऊपर हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो नाराज हुए, उन्होंने कहा जी नहीं, आप इसको ये नाम ना दें। हमने कहा चले नाम नहीं देते, हमने मीडिया बॉडीज के साथ मिलके उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी को एंगेज किया। हमने कहा चलो ये एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इम्प्रूव कर लेते हैं। उसमें जो लाइबल लॉज की इम्प्रूवमेंट है वो भी अब जेर बहस है, उसके ऊपर भी हमारी एक कंस्ट्रक्टिव उस हवाले से बातचीत हो रही है, और उसमें हमने कोई एमिनेंट लॉयर्स को भी शामिल किया है। बरतानिया की एक मारूफ फर्म है लाइबल लॉज के हवाले से, कार्टर रक, उनको भी हमने उसमें जो है वो शामिल किया है। और इसी तरीके से जो अभी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब फरमा रहे थे कि ये जो एक टीवी पे चीज चलती है तो टीवी के साथ सोशल मीडिया पे चले जाती है। देखें, जहां भी किसी की डेफेमेशन होगी उसकी सोशल मीडिया पे भी हो सकती है, टीवी पे भी हो सकती है। अब तो ये मीडियम डिफरेंट बन चुके हुए हैं, तो लिहाजा हमें इनको भी मर्ज करना है कि अगर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू होकर प्रिंट में चले जाती है, प्रिंट से सोशल मीडिया पे चले जाती है, तो उनके लिए अलग अलग कवानीन नहीं हो सकते कि प्रिंट के लिए अलग हो, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग फोरम हो, सोशल मीडिया के लिए अलग हो। एक ही फोरम होना चाहिए, चूंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं अब बड़ी तादाद में है जिनकी, बल्कि आपके भी इस शो की जो ट्रांसमिशन है अभी वो आपकी मोबाइल ऐप पे भी देखी जा सकती होगी लाइव, जो आपका फेसबुक का पेज है वहां भी ये शो अभी लाइव चल रहा होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर भी ये शो जो है वो लाइव चल रहा होगा। तो ये तो व्यूअर के ऊपर है कि उसने टीवी पे देखना है, वेबसाइट पे देखना है, मोबाइल ऐप पे देखना है, वो कहां देख रहा है। लेकिन अगर आपकी तज़हीक, आपकी डेफेमेशन इन तमाम फोरम्स पे जहां पर कंटेंट शेयर हो रही है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, वो तो हो गई। अब जो मोहसिन बेग साहब ने जो एक्ट किया है, देखें उस एक्ट की बुनियाद के ऊपर आप ये कहें जी गिरफ्तारी ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, वैसे नहीं होनी चाहिए थी। मैं फिर उस एक्ट के साथ जो है वो खड़ा होना चाहता हूं, उसको प्रेस करना चाहता हूं कि वो एक्ट जो है वो उनको जेब नहीं देता था, उनको वो बात जो है वहां पर नहीं करनी चाहिए थी। वो कारकर्दगी पे बात करते, कहते जी सड़कें नहीं बनी, ठीक नहीं बनी, महंगी बन गई, वट जो वो बात करना चाहते थे उसको विद सॉलिड आर्गूमेंट के तौर पे बात करते। ये बड़ा आसान है, जब आपके पास आर्गूमेंट खत्म हो जाता है आप जातियात के ऊपर आ जाते हैं। तो जातियात के लिए तो ये हमारे टीवी शोज तो नहीं है। इन टीवी शोज को जो इश्तिहारात मिलते हैं वो आपका जो व्यूअर देख रहा होता है वो जातियात के ऊपर तो नहीं देख रहा, कोई थिएटर भी नहीं लगा हुआ, कोई तमाशा भी नहीं लगा हुआ, तो एक सीरियस डिस्कशन उसके ऊपर होती है।
तो मैं ये समझता हूं कि हमें उन अपने टीवी शोज को करंट अफेयर्स के शोज ही रखना है। मैं आपको अगला ऐसा सख्त जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहता जिस किस्म की वहां पर ज़ूमानी गुफ्तगू हुई, वो किसी के बारे में भी नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे में भी नहीं। बैरिस्टर अहमद मनसूता साहब, एक दूसरी हकीकत ये है, आप वाकिफ हैं, अभी आपके सामने ओवैस तौहीद साहब ने असद तूर का नाम लिया। असद तूर जो है उनकी कोई कभी बायो लाइन नहीं थी, ना वो कोई क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे। उन्होंने एक खातून सहाफ़ी जो कई बरस से अपना प्रोग्राम करती हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की वीडियोस के जरिए, पीका का वो कानून था, आपको पता है उस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है। एक बरस गुजर चुका है, ना अदालतों ने कुछ किया, ना FIA कुछ कर सकी। जब FIA कुछ करना चाहती थी अदालतों ने उसका रास्ता रोक दिया। नतीजा ये है कि मिस्टर असद तूर जो हैं उन्होंने आज तक वो ऑफेंसिव काबिल एहतराज वीडियोस जो हैं वो गालिबन डिलीट तक नहीं की। इतना बेबस है पीका का कानून, पाकिस्तान की अदालतें। तो फिर लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, मार पिटाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए मोहित साहब, आपकी जो बात आपने पहले की थी रिगार्डिंग द कोर्ट्स एंड नाउ द FIA, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इस जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें FIA ने एक्शन लिया था, लेकिन उसको चैलेंज किया गया बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसको फॉर द टाइम बिंग रोका भी गया एंड देन इवेंचुअली उसकी प्रोसीडिंग्स को इजाज़त दी गई कि आगे चलाएं। कि FIA की मैं समझता हूँ इसमें नाअहली है कि वो उस बात को आगे नहीं चला सके। जहाँ तक हमारी अदालतों का ताल्लुक है, अदालतें तो डेफेमेशन के लॉज में बिल्कुल इनफेक्टिव हैं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और बहुत सारे लोगों को डेफेमेशन लॉज को क्रिमिनल में लॉज में कन्वर्ट करना पड़ता है, पीका में जाना पड़ता है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है, जो कि इक्वली मैं समझता हूँ मुनासिब अमल नहीं है। क्रिमिनल जो है वो डेफेमेशन लॉज शुड नेवर बी क्रिमिनल। ये सिविल साइड के लॉज हैं जिसमें डैमेजेस वगैरह मिले। मसला हमने बहुत दफ़ा केसेस फाइल किए हैं ऑफकॉम में, इंग्लैंड में, और बहुत जल्दी में उसका रिप्लाई मिलता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो इम्प्यूनिटी है जिसके साथ हम यहाँ TV प्रोग्राम्स पे बैठ के बात कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर खसूसन जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास एक फोरम काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स भी मौजूद है, उस पर हम बेतहाशा दफ़ा फाइन्स कर चुके हैं, सज़ाएँ दे चुके हैं, लेकिन TV चैनल्स जो हैं, प्राइवेट TV चैनल्स जो हैं, वो बिल्कुल उन सज़ाओं को फॉलो करने से कासिर हैं और कोई ना कोई ग्राउंड निकाल कर उनको चैलेंज करते हैं, और अगर चैलेंज करके स्टे ऑर्डर्स ना भी मिलें, इवेंचुअली दे रिफ्यूज़ टू फॉलो दोज ऑर्डर्स। तो आप मुझे खुद बताएं, जब रिट ऑफ द स्टेट को इस तरह फ्लाउट किया जाएगा, कैसे ये सारी की सारी चीज़ें इन्फोर्स हो सकती हैं? और ये आज का जो केस है ये भी क्लासिकल एग्जाम्पल है। देखें, मुराद सईद साहब के बारे में जो गुफ्तगू की गई वो इतनी, मैं समझता हूँ, गिरी हुई गुफ्तगू है कि उसके ऊपर रिएक्शंस आ सकते हैं, नहीं आने चाहिए। और स्टार्ट से लेके एंड तक, जहाँ तक मोहसिन बेग साहब की जो आगे से रिटेलिएशन है, अगर आप उस तमाम चीज़ को देखें तो आपको सिर्फ एक चीज़ नजर आती है, लॉलेसनेस। इंक्वायरी जल्दी मार्क हो जाती है, पाकिस्तान के आम शहरी की नहीं होती, FIR रजिस्टर हो जाती है, टेक्निकल रिपोर्ट आए बगैर आप FIR रजिस्टर कर देते। सेक्शन 33 की क्लियरली रिक्वायरमेंट है कि आप वारंट लेके किसी के घर जाएंगे, लेट से अस्यूम कि उनके पास वारंट था भी, उसके बगैर चले जाते। फिर आगे से मोहसिन बेग साहब ने उससे भी बड़ा अमल किया और उसके ऊपर ही स्टार्टेड शूटिंग, इट लुक लाइक वाइल्ड वेस्ट फॉर अ मोमेंट। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि हर इदारे को ये इम्प्यूनिटी है कि वो लॉ को वायलेट करता है एंड ही नोज कि ही कैन गेट अवे विद इट। असल मकसद जो है वो अदालतों का काम है इस वक्त के टू सेट अ प्रेसिडेंट कि कोई शख्स दोबारा FIA के ऑफिसर के ऊपर इस तरह हाथ मत उठा सके। वो सही आए हैं, वो गलत आए हैं, सवाल जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ पिटिशन फाइल करें, फॉरेन एडिशनल सेशन जज ने एक्शन लिया, हाई कोर्ट एक्शन लेगी। इवन इन दिस केस जिसका आपने जिक्र किया था, हाई कोर्ट ने एक्शन लिया था और नोटिस को सस्पेंड किया था। लेकिन सवाल ये है कि हम हर चीज़ खुद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि खुद हम चैंपियंस बने ऑन द रोड्स। इस चीज़ को बिल्कुल मैं मिनिस्टर साहब से एग्री करता हूँ यहाँ पर कि आप जो कानून में बात लिखी पड़ी है उसको एटलीस्ट इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करें एंड अलाउ द लॉ टू टेक इट्स ओन कोर्स, नॉट के जी बंदे उठें और फायरिंग शुरू कर दें जिस तरह वो उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। और रात में कैसे करें? हाँ, लेकिन एक ब्रेक मुझे मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। बैरिस्टर अहमद मनसूता, मिनिस्टर साहब को भी मैं लेके आता हूँ इसमें डिस्कशन में, और मैं ओवैस तौहीद साहब को इसमें लेके आता हूँ एक ब्रेक के बाद। और सवाल यह है कि आखिर करें क्या, प्रैक्टिकल हल क्या है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं चलता हूँ फ़ारूक हबीब साहब की तरफ। फ़ारूक हबीब साहब मिनिस्टर स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। फ़ारूक हबीब साहब, अगर आपने बैरिस्टर अहमद मनसूता, बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, उनकी आपने उनकी जो दलील है, उनका जो आर्गूमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये केस हुआ एक ही दिन में, इसमें FIA ने इस पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया, एक्सपेडाइट किया। कभी FIA इतनी तेज़ी से, इतनी सूरत से काम करती नहीं है, और यूँ दर हकीकत एक उनको इन्फ्लुएंस नज़र आता है इसमें हुकूमत का। नहीं, देखें, इसमें इन्फ्लुएंस की बात नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि क्या FIA के पास ये पावर्स हैं? कानूनी तौर के ऊपर बिल्कुल हैं। FIA के पास इख्तियार है किसी को गिरफ्तार करने का, बिल्कुल है।
अब मुझे आप ये बताएं कि आप कहें कि एफआईआर दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, वो मुतमिन है इस हवाले से, और आप देखें बुनियादी चीज़ क्या है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपकी प्रायर इन्वेस्टिगेशन जो है, ये प्रायर इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी आप कह लें, एफआईआर दर्ज करने से पहले आपको आधे घंटे में एफआईआर एक्शन कर, यहाँ जो लाहौर में एफआईआर हो, आधे घंटे में एफआईए इस्लामाबाद में एक्शन कर। जी नहीं सुन लेना, तो एफआईए कौन सा सिर्फ लाहौर का इदारा है भाई? एफआईए की जुरिस्डिक्शन पूरा पाकिस्तान है, हर जगह पर उनके जोनल ऑफिसेज हैं, इस्लामाबाद में उनका डायरेक्टरेट भी मौजूद है। और फिर आप ये बता दें कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ की ही एफआईए पकड़ेगी? वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस्लामाबाद को भी कि आप पकड़ लें अगर मुलजिम को बाअसर है और उसका ये खदशा हो कि वो मुल्क से फरार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एफआईए के पास वो पावर है, कोई ऐसा गैर कानूनी काम उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात यह है, फिर मैं आपको कहूंगा कि यहां पर तो भाई पूरे लाइव शो के अंदर बैठ के, एक चैनल के अंदर बैठ के एक बंदा उसको तहज़ीक कर रहा है, उसके बाद वो चीज़ उसके ऊपर सोशल मीडिया ट्रेंड्स बन जाते हैं, कितने रोज़ जो है वो टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डिस्कशन में रहती है, फिर भी आप कहें कि इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो फिर मेरी तो समझ से बालातर है ये चीज़। जी बहुत क्विकली इस पे बैरिस्टर साहब क्विक रिस्पांस जो मिनिस्टर साहब ने कहा। जी सर, मैं बिल्कुल फरूख साहब की बात से, इन दोनों से मेहमानों से बात करें, मुझे अगर बात करने का मौका दें आप। नहीं एक सेकंड सर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ ही आ रहा हूं। बैरिस्टर साहब इस पे क्विक, उन्होंने कहा है कि नहीं एफआईए कहीं से भी कर सकती है। जी मैं कोशिश ये करूंगा जी कि फरूख भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि एफआईए के पास रजिस्ट्रेशन का इख्तियार भी है, गिरफ्तार करने का भी इख्तियार है, लेकिन उसके बीच में मैं पहले भी जिस तरह की अर्ज की कि एफआईए के कानून में और एक पुलिस की एफआईआर में बुनियादी फ़र्क होती है प्रायर रजिस्ट्रेशन से पहले इंक्वायरी। और इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 33B क्लियरली कहता है कि आपने एक इन्वेस्टिगेशन जिसको इनकी साइंटिफिक रिपोर्ट होती है वो बना के उसकी बुनियाद के ऊपर फिर आपने आगे एफआईआर रजिस्टर करनी होती है, बिकॉज देन यू हैव टू टेक इनटू कस्टडी वेरियस थिंग्स, जिसकी पूरी की पूरी एसओपीज मौजूद हैं, और फिर आप एफआईआर दे के सर्च वारंट लेके आदमी को जाके गिरफ्तार करते हैं। यहाँ पर सारा कुछ बहुत जल्दी हुआ है, जो कि एक आम आदमी को प्रिविलेज मौजूद नहीं है, लेकिन एफआईए के पास अदर रिलेटेड ऑफेंसेस में पावर होती है डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर करने की, नॉट इन द केस ऑफ साइबर। बट यहाँ पर साथ साथ इक्वली जो बात उन्होंने की है कि टीवी पर बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था कि वो कितनी गलत और कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो सेक्शन 33 में लिखा हुआ है, जो कि आधे घंटे में पूरा हो नहीं सकता। सो ये भी एक चीज है जो पॉइंट आउट होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस सब चीजों को अदालत में चैलेंज करना है, आपने अपनी घर की गली के सामने फायरिंग करके चैलेंज नहीं करना, क्योंकि इस तरह तो फिर हम सब ये काम कर सकते हैं। सब कुछ ही उल्टा हुआ। अच्छा अवैस वहीद साहब, चूंकि आपका ताल्लुक मीडिया से है, आप दुनिया की बड़ी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं, बीबीसी के साथ काम कर चुके हैं, आप एजेंसी फ्रांस के साथ काम कर चुके हैं, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर से काम कर चुके हैं, वॉल स्ट्रीट चैनल के लिए आप लिख चुके हैं, द टाइम एंड द गार्डियन के साथ। ये जिन जगहों पर आप काम कर चुके हैं वहाँ जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर बड़ी सख्त पकड़ है, वो लोगों के ऊपर सेक्सुअल इनवेंडोज, घटिया किस्म के इल्ज़ामात प्रिंट के अंदर या रिटन में नहीं लगा सकते, ना सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं। पाकिस्तान में एक मादर पिदर आज़ादी है, आप किसी के बारे में कुछ भी कह दें, कोई कानून में गिरफ्त नहीं है, कोई डिटरेंस नहीं है, अदालतें यूजली डिफेंडेंट के लिए बड़ी सिंपैथेटिक हैं। आपने 2-3 लोगों के नाम लिए, वो सब बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं जिनको आपने कहा कि जी उनके खिलाफ करना चाहिए। अब यहाँ पर क्लियरली हमें नजर आता है कि यहां पर भी इन्फ्लुएंस पेडलिंग हो गई है। एक हुकूमती इदारा जो है उसके ऊपर शायद प्रेशर आया है कि सबक सिखाओ, पिटाई कर दो, ठीक है, लेकिन आम आदमी भी यही करना चाह रहा है। क्या इसका हल क्या है? आखिर टेलीविजन चैनल क्यों नहीं समझाते अपने लोगों को? क्यों इंग्लैंड से क्यों डरते हैं, यहां से क्यों नहीं डरते? कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ज़ाब्ते अखलाक होना चाहिए, और लेकिन वो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की मर्जी मंशा से नहीं होने चाहिए, वो कंसल्टेशन के जरिए होना चाहिए। जिस तरह फारूक हबीब साहब ने उस मामले को हैंडल करने की कोशिश की जो ख़राब हो रहा था, पाकिस्तान मीडिया जिसे हम कंट्रोल अथॉरिटी कह रहे थे, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रहे थे। मुख्तसर में बात करूंगा, देखिए अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ में तो एडिशनल सेशन जज ने कहा है कि बगैर सर्च वारंट के मोहसिन बेग साहब के घर पे ये रेड जो है गैर कानूनी था। मैं उस पर भी नहीं जा रहा, कानूनी और गैर कानूनी को भी आप छोड़ दें, जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार की बात करें। आपके अगर आर्गुमेंट पे जाऊं मैं डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे थे कि कन्विक्शन रेट नहीं है, चूंकि एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर क्या करें? फिर वो लोग कानून को हाथ में लेते हैं। अगर इस आर्गुमेंट के साथ मैं और आप जाएं
तो फिर सिविलाइज सोसाइटी कहाँ पे होगी? विजिलेंटिज्म होगी। फिर तो मियां चुन्नू जैसा है नहीं ना सिविलाइज सोसाइटी। ओवैस तोहीद, आप किस गलत फहमी में मुब्तला है? आपको पाकिस्तान में इस्लामाबाद से बाहर कोई सिविलाइज सोसाइटी नजर आ रही है? और हमारे ओवैस तोहीद सच क्यों नहीं बोल रहे? आपको इस्लामाबाद के चंद मील से बाहर पाकिस्तान के तूर और अरज में कोई सिविलाइज सोसाइटी नजर आ रही है? बात से बाहर बड़ी सिविलाइज सोसाइटी है। जर्नलिज्म का हो या इदारों का हो, ये खत्म होना चाहिए, वरना इस सिविलाइज सोसाइटी जो है वो नहीं बन सकेगी। अवैस साहब, अभी चंद दिन पहले, अभी चंद दिन पहले 300 लोगों ने एक आदमी को जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, अवैस भाई, अभी चंद दिन पहले 300 पाकिस्तानियों ने एक आदमी को जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था उसको एक पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल के मार के उसको ख़त्म कर दिया। उससे पहले जो श्रीलंकन शहरी था उसके साथ क्या किया? ये कोई सिविलाइज सोसाइटी की चीज़ें नहीं है। यहाँ कानून में कोई डिटरेंस नहीं है। मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं, कानून में जाना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए। मैं आपसे नहीं, आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अदालतों के अंदर कन्विक्शन रेट नहीं है तो क्या फेक इनकाउंटर्स को भी जायज हम मान लें? क्या हम इस किसी भी एक्ट को मान लें? तशद्दुद के जो भी इदारे कर रहे हैं या जो भी एक्ट्स हो रहे हैं उनको हम तस्लीम कर लें कि जी कन्विक्शन रेट नहीं है? पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि जी 5 to 7% कन्विक्शन रेट है। जुडिशल रिफॉर्म्स करें, अपना काम करें। डैम बनाने क्यों जाते हैं? और मैं और आप अपने शोज के अंदर उनकी तशहीर करते हैं, साकिब निसार साहब की डैम बनाने की। इनका काम है अदालतों का, इनका काम नहीं है। इनका ये काम है सियासी क़यादत का और हुकूमतों का। जहां पे नहीं हो रहा वहां पे उल्टा अगर घर बसाएंगे, उल्टी बुनियादें डालेंगे तो उसके नतीजे भी उल्टे निकलेंगे और हम इस गैर जिम्मेदार एक्ट जो हैं उनका सामना करेंगे। आप यकीन कीजिए, इतने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत सारे गैर जिम्मेदाराना सहाफत के एक्ट हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ तशद्दुद का जो रास्ता अपनाया गया है रियासती इदारों की जानिब से, हुकूमती इदारों की जानिब से। अच्छा, वक्त हमारा खत्म हो गया। अवैस साहब का, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब का, बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता का और मिनिस्टर फरूख हबीब साहब का, मिनिस्टर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने बड़ी तहम्मुल से ये सारा आर्गूमेंट सुना। नतीजे पे तो हम नहीं पहुंच सके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस आर्गूमेंट के नतीजे में यकीनी तौर पर जहनों में सवाल पैदा होंगे, कुछ सोल्यूशन भी ढूंढे जाएंगे। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।